ओके, वेलकम बैक अगेन बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी की, और हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है एग्जैक्टली, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि न्यूक्लियस का क्या है, अभाव होता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर क्या है कि जनरली वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और सेल ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं एग्जैक्टली। फिर हमने बात की थी एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में कि एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है। ठीक है, साइज की बात की थी, प्लांट सेल जो बड़ी होती है, एनिमल सेल क्या होती है, छोटी होती है। न्यूक्लियस फिर हम लोगों ने बात की था, प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो पेरिफेरल एरिया में होता है और एनिमल सेल में कहाँ होता है, सेंटर में होता है। आज हम लोग बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की, हालांकि टॉपिक जो पहले वाली वीडियो से रिलेटेड है। हम लोग उसके अंदर बात कर रहे थे जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल सबसे पहले हम लोग बात करें जेनेटिक मटीरियल की, तो जेनेटिक मटीरियल क्या है मैं आप लोगों को नॉर्मली बताता हूं जेनेटिक मटीरियल है क्या। इसको हिंदी में आप लोग बोलते हो आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ। अब भाई ये क्या है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे सर आप हिंदी वगैरह गलत मत सिखाया करो हमें, नहीं हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप लोग हिंदी वगैरह गलत मत सिखाया करो हमें। एग्जैक्टली मैं बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है क्या। ओके, जेनेटिक मटेरियल की हम लोग बात करें तो वो मटेरियल आनुवंशिक, अनु मतलब जो अनुसरण कर रहा है, जो क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। वांशिक, वांशिक वर्ड वंश से निकला है, वंश यानी कि पीढ़ी, यानी जनरेशन। ठीक है, वंश को आप लोग इंग्लिश में जीनस बोलते हो, जीनस वर्ड जो जनरेशन से निकला है, पीढ़ी से निकला है। ओके, अब क्या है कि वो मटेरियल जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहा है, यानी आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल इज अ मटेरियल दैट ट्रांसफर द कैरेक्टर in between two generation, in between two generation। आई बात समझ में कि मटेरियल वो है जो ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को। अच्छा, कैरेक्टर्स क्या है यहां पर, एक वर्ड कैरेक्टर, लक्षण, लक्षण इन बिटवीन टू जनरेशन। टू मतलब दो। अब दो कौन कौन सी, वो सुनना मेरी बात। कैरेक्टर, लक्षण, आप लोग मार्केट में जाओ, ठीक है, या फिर हम लोग पता है कि ह्यूमन जो एक सोशलाइज एनिमल है। ह्यूमन क्या है बेटा, एक सोशलाइज एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज में या फिर फैमिली में गेट टुगेदर में जाते हैं। आई बात समझ में, आपको कोई मिल जाता है जो आपके पेरेंट्स को अच्छे से जानता है और आप उसे फर्स्ट टाइम मिले, आप उसे फर्स्ट टाइम मिले, ठीक है ना। अब वो फर्स्ट टाइम में देखते ही आप लोगों को पहचान जाएगा, क्या आप उनके बेटे, आपके पेरेंट्स का नाम लेके बोलेगा कि आप लोग मिस्टर शर्मा जी के बेटे, ठीक है। तो अब क्या है कि उन्होंने पहचाना, किस तरीके से पहचाना, आपकी बॉडी के फीचर्स से, ठीक है, आपके चेहरे के फीचर्स से। अब फीचर्स क्या है बेटा, कैरेक्टर, फीचर्स क्या है, कैरेक्टर। अब वो पता क्या बोलेगा, बोले आपकी आईज जो है वो आपके पापा से मिलती है, ठीक है। आपका फोरहेड जो आपकी मदर से मिलता है। अब आईज और फोरहेड, आईज आंखें, फोरहेड यानी कि ये वाला हिस्सा। अब क्या है, आईज आपके फादर से मिल रही है, फोरहेड किससे मिल रहा है, आपकी मदर से मिल रहा है, ठीक है। तो आईज की बात करें, अब पापा की आंखें आंखें थोड़ी लगी हमें, पापा की आंखें थोड़ी लगी है, ठीक है ना। यानी आंखों का जो कैरेक्टर जो आपके फादर में था वो आपके अंदर आया, यानी फादर जो हमारी पहले वाली पीढ़ी है, ठीक है, और न्यू जनरेशन में क्या हो, यू, आप लोगों। तो आईज का कैरेक्टर यहां से निकलकर यहां तक पहुंचा, वो क्या है, कैरेक्टर, लक्षण, ठीक है। अब ये मदर है, ये प्रीवियस जनरेशन है, और ये आप, सॉरी मदर है, ठीक है ना,
और मदर से किसमें आया, ह्यूमन। तो ये क्या है आपकी प्रीवियस जनरेशन। अब प्रीवियस जनरेशन के अंदर से आप लोगों में आया, ट्रांसफर हुआ कैरेक्टर का। तो एक्चुअल में क्या है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा, यानी कि ये जो आइस का कैरेक्टर है, ये लक्षण है, इसको जो लेके आएगा वो कौन कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल। वो क्या कहलाता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल। आई बात समझ में, आई बात समझ में। जेनेटिक मटेरियल जो है उसको हिंदी में बोलते हैं आप लोग आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक वर्ड जो है अनुसरण से मिलकर बना हुआ है। अनुसरण का मतलब होता है बेटा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करना, जाना, ओके, मूव करना। अब ये मूव करना, तो इसके लिए आप लोगों को मैं बताऊं, जेनेटिक मटेरियल के अंदर दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल आते हैं। जेनेटिक मटेरियल, हालांकि आप लोगों के चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये दोबारा से आएगा कंप्लीट, ओके, और आप लोग 12th क्लास के अंदर डिटेल में जाके पढ़ोगे एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 6, 5 और 6 दोनों इसी की, दोनों चैप्टर जो है वो इसी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ही घूमेंगे, ओके। अब बेसिकली आप लोगों ने ये दोनों नाम तो सुने होंगे, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों नाम सुने, सब बच्चे मुझे पता है वेल नोन है इस चीज से, ठीक है। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो किसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, सारे जीवों के अंदर। और आरएनए जो है वो जेनेटिक एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस और स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। भाई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म और वायरसेस के अंदर काम में आ रहा है आरएनए, लेकिन डीएनए जो है वो सारे जीवों के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि सर इसका फुल फॉर्म बताइए आप, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। फिर है आरएनए की फुल फॉर्म जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, मैं आप लोगों को एक फंडामेंटल बताता हूँ, एक फंडा बताता हूँ कि डीएनए का नाम हमने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों दिया और आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों दिया। डीएनए का नाम आपने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों दिया और आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों दिया। सुनिएगा मेरी बात, डीएनए और आरएनए में एक शुगर होती है बेटा, उसे आप लोग बोलते हो राइबोज शुगर। क्या बोलते हो, राइबोज शुगर। और ये शुगर क्या है, 5 कार्बन की है। कितने कार्बन की है, 5 की। मैं स्ट्रक्चर बताता हूं, ये रहा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर आपने 4 ही लिखे, भाई पहला, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, 5वां का है। अच्छा एक बात, आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा, बेंजीन के बारे में पढ़ा भाई, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर तो आपने 6 दिख रहे हैं, यहाँ पर 5 की बात कर रहे हो और आप लोग 4 ही है। बेटा ये एक ऐसी शुगर है जिसमें जो कार्बन नंबर 5 है वो आउट ऑफ प्लेन होता है या आउट ऑफ रिंग, रिंग से बाहर होता है, रिंग से बाहर होता है, ठीक है। और हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। यहाँ पर तो 2 ही दिखाई दे रही है। हर एक कार्बन के ऊपर H और OH, H OH, H OH, OH H2OH, ठीक है। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, H H O और H। आई बात समझ में, इस तरीके से ये 4 वैलेंसी होती है हर एक कार्बन की। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। अब ये 4 वैलेंसी हो गई इसकी, आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन डीऑक्सी, डीऑक्सी, डी का मतलब होता है बाहर निकलना, आउटसाइड मूवमेंट या माइग्रेट होना। ऑक्सी, ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का। डीऑक्सी, डीएनए में देखिएगा दोनों में, हालांकि डीएनए आरएनए में दोनों में सेम स्ट्रक्चर होती है रिंग की, लेकिन डीएनए में क्या है, ये जो कार्बन नंबर 2 है इसका जो ऑक्सीजन ये वाला, ये अपने रिंग को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, यानी कि कार्बन नंबर 2 पर स्ट्रक्चर कैसी होती है, H H। आई बात समझ में। डीऑक्सी, डी मतलब बाहर निकलना,
ठीक है, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, इसीलिए डीएनए का नाम दिया गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा व्हाई वी से दैट डीएनए हैज अ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिकॉज इन द डीएनए मॉलिक्यूल द oxygen atom has been migrate outside from the carbon number 2 of the ribose sugar, hence it is known as deoxyribonucleic acid. While in RNA, जबकि RNA के अंदर the oxygen atom does not migrate out, it does not move out from its plane, oxygen atom जो है अपने प्लेन से बाहर ही निकलता है, hence it is named as ribonucleic acid. हालांकि ये वाला पार्ट आप लोगों का 12th क्लास के अंदर रिपीट होगा, मेरा केवल समझाने का आपको औचित्य था, क्योंकि आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, मेंडल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, और उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेंडल ने बताया था कि कोई फैक्टर है जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कर रहा है। फिर उसमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आप बच्चों ने पढ़ा होगा, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर कि डीएनए जो है वो क्या कर रहा है, वो कोई ना कोई चीजों को मूव आउट करता है। ओके, अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है कंपोनेंट्स, किन किन से मिलकर बना हुआ है डीएनए और आरएनए। तो जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर बेसिकली बेटा 3 कंपोनेंट आते हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और नाइट्रोजन बेस। शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। शुगर में अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कौन सी शुगर होती है बेटा, राइबोस शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर। अच्छा, राइबोस शुगर की क्या खास बात है कि ये कितने कार्बन की होती है, 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की है, जिसमें 4 कार्बन जो है वो एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में अरेंज होते हैं और रिंग में अरेंज होते हैं। प्लेन में अरेंज होता है और किस में अरेंज होता है, रिंग में अरेंज होता है। लेकिन जो 5th कार्बन है वो है आउट ऑफ प्लेन। क्या है बेटा, आउट ऑफ प्लेन, यानी कि अपने रिंग से बाहर निकला हुआ होता है। ओके, शुगर की बात करें। अब नाइट्रोजन बेस की मैं बात करता हूं तो नॉर्मली आप लोगों को बताएंगे कि बेस जो वो 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। काफी टीचर्स ये बताते हैं कि बेस जो वो 4 टाइप के होते हैं। बेस होते हैं बेटा शार्प, ठीक है, हमें पता है एसिड अम्ल होते हैं, बेस क्या होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है। लेकिन सुनिएगा ये चीज जो है गलत है, क्योंकि हम लोग जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक डीएनए आरएनए की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक डीएनए आरएनए की बात नहीं कर रहे। वो सुनिएगा क्या है, नॉर्मली जो बेस है, अब नाइट्रोजनस बेस जो है उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अब आप कहोगे सर क्यों गलत पढ़ा रहे हो हम लोगों को, नहीं, नाइट्रोजनस बेस को बेटा 2 सब कैटेगरी में बांटा गया। एक तो होता है प्यूरीन और एक होता है पाइरिमिडीन। प्यूरीन और पाइरिमिडीन। प्यूरीन क्या है, 9 कार्बन की रिंग है और पाइरिमिडीन क्या है, 6 कार्बन की रिंग, ठीक है। अच्छा, प्यूरीन के अंदर 2 रिंग आती है, एक तो आती है प्यूरीन रिंग, एक तो आती है पाइरिमिडीन रिंग और एक आती है इमिडाजोल रिंग। यहां पर स्ट्रक्चर कैसी होती है, बिल्कुल सेम एज बेंजीन। इसकी स्ट्रक्चर जो कैसी होती है, सेम एज बेंजीन। बेटा pyrimidine की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, 6 कार्बन की होती है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की होती है। लेकिन यहां क्या होती है, अब सुनिएगा भाई, ये pyrimidine रिंग है 6 कार्बन की, इसके साथ में 3 कार्बन और जुड़ जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इधर बना देते हैं 7 8 और ये 9,
ठीक है। ये अब चाहे ये वाली रिंग क्या है, ये प्यूरीन रिंग है और ये क्या है, इमिडाजोल रिंग। ओके, अब प्यूरीन के अंदर कौन कौन से आते हैं? प्यूरीन में आते हैं आप लोगों का एडेनिन और ग्वानिन। 4 मैंने बताया था, 4 में से 2 मैंने यहां लिख दिए। लेकिन प्रिमिडिन के अंदर क्या आता है? थाइमिन, साइटोसिन। और हाँ, अब मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में एक यूरासिल होता है बेटा। यूरासिल जो है वो आरएनए में है, केवल आरएनए में होता है, वो डीएनए में एब्सेंट है ये वाला। और थाइमिन जो है केवल डीएनए में होता है। इसलिए नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो नॉर्मली 2 कैटेगरी में आते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो 6 कार्बन, पिरिमिडिन 6 कार्बन की रिंग है और प्यूरिन 9 कार्बन की रिंग है, ठीक है। पिरिमिडिन, अब प्यूरिन जो रिंग है उसमें पिरिमिडिन रिंग और इमिडाजोल रिंग दोनों मिक्स होकर बनती है। ओके, प्यूरिन के अंदर 2 आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन के अंदर 3 आते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। लेकिन थाइमिन जो है वो केवल डीएनए में होता है। वो किसमें होता है? डीएनए में होता है। और यूरासिल किसमें होता है? केवल आरएनए के अंदर होता है, ठीक है। हमें पता लग गया कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कितने हैं। भाई 3 मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। शुगर में कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर है बेटा। राइबोस शुगर की क्या खास बात है? 5 कार्बन की रिंग है। कितने कार्बन की रिंग है? 5 की। अच्छा, 5 की रिंग है, लेकिन 4 कार्बन तो एक प्लेन में होंगे, उनके एक ही रिंग में अरेंज होंगे। 5वां जो कार्बन है वो आउट ऑफ प्लेन होता है। वो क्या होता है? अपनी रिंग से बाहर होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। इस तरीके की स्ट्रक्चर भी हमने बनाई थी। भाई 1 2 3 4 और ये 5, 5वां रिंग से बाहर है, 5वां रिंग से बाहर है। फिर कार्बन जो है वो रिंग से आउट ऑफ प्लेन होता है। नाइट्रोजन बेस की हम लोग बात करें, सेकंड मेजर कंपोनेंट। अच्छा, नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है कि इस बेस के अंदर अमीनो ग्रुप होगा, यानी कि नाइट्रोजन जो मेजर होगा, नाइट्रोजन जो है वो मेजर होगा, वो बहुत जरूरी होता है। ओके, अब ये 2 टाइप के होते हैं। टीचर स्टार्टिंग में 4 ही बता देते हैं, लेकिन ये 2 टाइप के होते हैं। हम लोग थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, नीट यूजी लेवल की बात करें। ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो 9 कार्बन की रिंग होती है। भाई इसमें 2 रिंग होती है, एक तो पिरिमिडिन रिंग और एक इमिडाजोल रिंग, ठीक है। ये 6 कार्बन की रिंग है और ये 3 कार्बन की रिंग है। गॉट इट? फिर बात करते हैं पिरिमिडिन रिंग। ये 6 कार्बन की रिंग होती है। पिरिमिडिन में कौन कौन से होते हैं? 3, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन। थाइमिन किसमें है? केवल डीएनए में है। आरएनए में क्या है? एब्सेंट है। आरएनए में क्या है? एब्सेंट है। यूरासिल आरएनए में है, लेकिन डीएनए में क्या है? एब्सेंट। डीएनए में क्या है बेटा? एब्सेंट। यहां तक तो सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें बॉन्ड कौन कौन से हैं। तो सुनिएगा बेटा, शुगर और फॉस्फेट, एक तो फॉस्फेट है, एक शुगर है, एक बेस है, नाइट्रोजन बेस है। बेस, फॉस्फेट और शुगर के बीच में याद रखिएगा, कई बार ये नीट में आता है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। लेकिन शुगर और बेस के अंदर कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर बात करें 2 बेस के अंदर कौन सा होता है? 2 बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सारे बॉन्ड जो है वो डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आरएनए में बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। और डीएनए क्या होता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल की पिछली वीडियो से थोड़ा सा रिलेटेड था, वो पढ़ा। अब बात करते हैं सेल नंबर। सेल नंबर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे इसी के अंदर, सेल नंबर। कोशिका की संख्या। नंबर, नंबर क्या है बेटा? काउंटेबल नाउन है, जिसे आप लोग क्या है? गिन सकते हो। अगर हम बात करें सर नंबर क्या है, हम लोग 10th तक मैथ पढ़ के आए, काउंटेबल नाउन जो गिनी जा सके, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन के बेस के अगर ऊपर हम लोग बात करें तो नंबर के बेस के आधार पर सेल्स जो 2 टाइप के होती है, या लिविंग बीइंग जो 2 टाइप के होते हैं। कैसे? यूनिसेलुलर, एक वर्ड आता है
यूनिसेल्युलर। अगर सेल नंबर के बेस पर आप लोग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन लो, और मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, सुनिएगा बेटा, वही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जैसी कहानी है। अभी तक हमें इसके बारे में पता नहीं है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर क्या होता है एग्जैक्टली। सेल्युलर देखिएगा, लास्ट वर्ड है, दोनों में कॉमन है, लास्ट शब्द दोनों में क्या है, कॉमन है। ये किससे बना है, सेल से। किससे बना है, सेल से, यानी कि कोशिका। यूनी सिंगल, और मल्टी मोर देन वन। यहां पर दो भी आ सकती है, दो से ज्यादा भी आ सकती है, मोर देन वन। यानी बात करें हम लोग यूनिसेलुलर की, तो ऑर्गेनिज्म दैट possess only single cell in their whole body, उनके पूरे शरीर में एक ही कोशिका होती है। एंड ये लाइन जरूर लिखिएगा बेटा, टीचर्स क्या करते हैं, सिंगल सेल के बारे में बता के छोड़ देते हैं, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये नीट लेवल के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है ये। एंड सच सिंगल सेल perform all the function of it, उसके सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है ये सिंगल सेल। जबकि मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, मोर देन वन। तो ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन मोर देन वन, ब्रैकेट में लिख सकते हो आइदर टू और मोर, या तो दो होंगी या दो से ज्यादा होंगी, सेल्स एंड दीज डिफरेंट, देखो अलग आ गई यहाँ पर डिफरेंट नंबर, सिंगल सेल डिफरेंट सेल हो गए यहाँ पर। दीज डिफरेंट सेल्स परफॉर्म देयर डिफरेंट फंक्शंस, देयर डिफरेंट फंक्शंस। आई पास समझ में कि अलग अलग कोशिकाएं क्या करती है, उनके अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। गॉट इट, क्लियर है, थैंक यू।